Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome dear students. Before starting this video, जो Facebook पे हैं स्टूडेंट्स उनसे काइंडली गुजारिश है कि आप मुझे जो WhatsApp पे ग्रुप बना है वहाँ पे अपने सारे के सारे क्वेश्चंस भेजें और जो लोग YouTube पे देख रहे हैं तो उनके लिए आई विल ब्रीफ यू गाइस कि ये किस चीज़ के ऊपर वीडियो है और ये हमारी जो नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है वो हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज़ फॉर कॉमर्स ओ लेवल स्टूडेंट 7100। आप अपना कोड चेक कर लें, मेक श्योर कि आप इसी कोड के ही स्टूडेंट हैं। और बेसिकली हम इसमें करेंगे ये कि विद इन 1 मंथ हम अपना एंटायर कॉमर्स का सिलेबस खत्म करेंगे। तो इट्स नॉट अ क्रैश कोर्स, इट्स बेसिकली योर एंटायर कोर्स। हम उसको कुछ इसमें से निकाल नहीं रहे, बट सिर्फ आई विल टीच यू हाउ टू कवर योर सिलेबस मोर एफिशिएंटली, ठीक है, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट्स और मनी। तो इसकी अबाउट मेरे ख्याल से कोई 15 वीडियोज़ होंगे, लेक्चर्स होंगे इसके। और हर वीडियो के बाद देखिए हम हर एक वीडियो के अंदर एक एंटायर यूनिट ख़त्म करेंगे और फिर हर वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसके अंदर हम प्योरली टॉपिकल्स करेंगे। तो वो अंदाज़न 1-2 दिन तक के अंदर आ जाएगी हर वीडियो के बाद। तो जो फेसबुक वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, तो उनसे काइंडली गुजारिश है कि आप उस लेक्चर के अंदर ज़रूर आइएगा। उसका लिंक मैं व्हाट्सएप के अंदर शेयर कर दूंगा, तो वो आप फ़ौरन इस क्लास के बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो और फिर हम चला आगे चलेंगे। तो पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारे यूनिट 1 के अंदर हमने एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। अच्छा, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग दैट यू विश टू से, तो ऊपर यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट एनी टाइम। व्हाट्सएप भी है, कॉल कर लें, बेशक कॉल तो ना करें। 9 AM से लेकर 5 PM के बीच में इफ़ यू विश टू कॉल देन दैट्स फाइन, अदरवाइज बेस्ट वुड बी व्हाट्सएप। तो यूनिट 1 बेसिकली हमारा है प्रोडक्शन के बारे में। सो व्हाट इज प्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट। अच्छा, इसमें मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है। तो जो आपका अपडेटेड सिलेबस है उस हिसाब से जो जो चीज़ें आपको चाहिए सिर्फ हम वो पढ़ेंगे। कोई एक्स्ट्रा चीज़ या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि जिसकी वजह से आपके ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, तो वो हम नहीं कवर करेंगे। जो कि नॉर्मली स्कूल्स के अंदर होता है कि बेसिकली आपके जितना भी सारी की सारी टेक्स्ट बुक्स हैं वो सारी की सारी आपसे वो रट्टा मरवाते हैं, आपसे पूरी की पूरी उसको कवर करवाते हैं। सो हम वो काम यहाँ पे नहीं करने वाले, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 1 के अंदर, रिगार्डिंग प्रोडक्शन। तो इट आस्क्स कि भाई व्हाट इज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन आपने इसकी जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो आपने ये याद रखनी है कि प्रोडक्शन आपकी बेसिकली वो होती है कि जिसके अंदर आप बेसिकली यू हैव रिसोर्सेज और आप उन रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं इनटू गुड्स या फिर सर्विसेज। हमने पढ़ा था और बिजनेस के अंदर भी, अगर किसी बच्चे के पास ये वाला सब्जेक्ट उसने उठाया हुआ है देन उसको पता होगा कि जो हमारे पास फर्म्स होती हैं, जो हमारे पास इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वो दो तरह की चीज़ें बनाती हैं, या फिर गुड बनाएंगी या फिर वो सर्विस प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। तो प्रोडक्शन जो होती है वो आप जब रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं इनटू, सो बेसिकली यू कन्वर्ट योर रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, अब रिसोर्सेज किस तरह की होती हैं, इसकी जो बेस्ट मिसाल है वो है लैंड, वी हैव लेबर, वी हैव कैपिटल, वी हैव एंटरप्राइज। ये हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती हैं, ठीक है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ए लेवल्स के जो ए लेवल्स बिजनेस है वो भी इसी से ही स्टार्ट होता है। आपका ओ लेवल्स जो बिजनेस है उसमें भी ये चीज़ें आती हैं, ओ लेवल्स कॉमर्स के अंदर भी आ रही हैं चीज़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर भी आएंगी, आपके ए लेवल्स के अंदर भी। तो ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और फिर एंटरप्राइज। एंटरप्राइज जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली एंटरप्राइज वो होता है, इट इज़ अ स्किल या फिर इट इज़ द एबिलिटी टू टेक रिस्क एंड टू मूव ऑन। तो जिस तरह से एंटरप्रेन्योर्स के अंदर होता है ना कि उनके अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, उनके अंदर एक स्किल होता है, उनके अंदर एक ऐसा टैलेंट होता है कि जिसको वो यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू लॉन्च देयर ओन स्टार्टअप। तो उसको हम कहते हैं एंटरप्राइज। वो स्किल, वो एबिलिटी, वो टैलेंट, तो वो आपको चाहिए होता है लैंड, लेबर और फिर कैपिटल के साथ। अगर आप बिल्कुल एक नालायक सा बंदर उठा के रख दें, उसको आप पैसा भी आप पकड़ा दें, उसको आप ज़मीन भी आप पकड़ा दें, मशीनरी सब कुछ आपने उसको आपने पकड़ा दिया, तो वो खुद से एक बिजनेस स्टार्ट करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके अंदर वो टैलेंट नहीं है, उसके अंदर वो आइडिया जनरेट करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये आपने 4 जो थे आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको आपने कन्वर्ट किया इनटू व्हाट, गुड्स या फिर सर्विसेज। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं होगी। वो जो तीसरी चीज़ है वो आपके बाद में आएगी, वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाके बताऊंगा। बट फॉर नाउ आपने सिर्फ यहाँ तक अपनी जो ओ लेवल्स कॉमर्स की नॉलेज है उसको आपने यहाँ तक ही लिमिटेड रखना है। एक बात याद रखिएगा, ओ लेवल्स के अंदर आपने हमेशा ना तो बहुत ज़्यादा आगे जाना है, बल्कि आपने ना तो बहुत ज़्यादा ओवर इंटेलिजेंट होना है, और ना ही आपने बहुत ज़्यादा लैग करना है। उसकी वजह ये है कि ओ लेवल्स के अंदर यू हैव टू बी वेरी वेरी रिस्ट्रिक्ट। जो एग्जामिनर ने कहा है, यू हैव टू स्टे ऑन दैट ट्रैक।
अगर आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की कोशिश करेंगे, जो कि नॉर्मली सही है, मगर एग्जामिनर के लिए वो चीज़ सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो एक ओ लेवल्स के स्टैंडर्ड के ऊपर आपको मार्क कर रहा होगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? वेल, वी हैव एग्स फ्रॉम बेकिंग पाउडर और मिल्क। अब इससे क्या बनेगा? ये बेसिकली हमारे पास है रिसोर्सेज, और इससे क्या बनेगा? वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ केक। तो ये हम कहते हैं प्रोडक्शन। सो व्हेन यू कन्वर्ट योर रिसोर्सेज इनटू गुड्स या फिर सर्विसेज, दिस इज प्रोडक्शन। अच्छा, गुड्स और सर्विसेज के बारे में आपने एक और चीज़ याद रखनी है जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प करेगी। वो ये है कि आपकी जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं, वो हम यूज़ करते हैं टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ हमारा कोई मकसद नहीं होता गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो गुड्स और जो सर्विसेज हैं उसको इसलिए बनाते हैं ताकि उनको पैसा मिले, जिसकी वजह से वो अपनी नीड्स और अपनी वांट्स को पूरा कर सकें। और वो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो औरों के लिए इसलिए बनाते हैं ताकि जो बाकी कंज्यूमर्स हैं वो अपनी नीड्स और फिर अपनी वांट्स को पूरा कर सकें। तो दोनों तरफ से नीड्स और वांट्स को पूरा करने की यहाँ पे बात आती है। अच्छा जी, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे अभी अपनी क्या चीज़ याद रखनी है कि प्रोडक्शन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आई गेस मैंने भूल गया, कन्वर्टिंग रिसोर्सेज, I don't know यहाँ पे पूरा आएगा ही नहीं, लेट्स ज़ूम इट इन हियर, इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। और दूसरी इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि गुड्स एंड सर्विसेज दे आर ओनली एंड ओनली यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम आगे चलते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में नहीं कहूँगा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलेबस के अंदर, वो है कि व्हाट इज द चेन ऑफ प्रोडक्शन। बहुत सिंपल सा है। देखिए, अभी हमने बात की थी कि हम रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन बोलते हैं। सो बेसिकली आई राइट हियर प्रोडक्शन। तो ये हमारे पास है हमारी प्रोडक्शन। मगर वो जो स्टेजेस हैं, वो जो स्टेप्स हैं, अगर मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख दूँ या फिर मैं उसको स्टेजेस कह दूँ, सो बोथ आर द सेम थिंग। तो वो सारे स्टेप्स या फिर वो सारे स्टेजेस के जिसके थ्रू आप अपनी रिसोर्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू गुड्स या फिर सर्विसेज, उसको हम कहते हैं चेन ऑफ प्रोडक्शन। मीन की वो सारी चीज़ें, वो सारे स्टेप्स जिसके थ्रू आपकी एक रिसोर्स जो है वो गो थ्रू करती है उसके अंदर से, और फिर जब वो निकलती है तो वो गुड्स या फिर एक सर्विसेज के फॉर्म के अंदर होती है, तो उसको हम कहते हैं चेन ऑफ प्रोडक्शन। तो उसकी क्या आपको 3 मेजर स्टेजेस होते हैं, वो आपके सिलेबस में जो मेंशन है। द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज अ रॉ मटेरियल। तो उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? वेल, बहुत इसकी सिंपल सी मिसाल है, जैसे कि आप ले लें कॉटन ले लें, सो वी हैव कॉटन। और उसकी मिसाल हो सकती है वीट, और इस तरह से हमारे पास ऑयल होता है, इस तरह से हमारे पास मतलब बेतहाशा चीज़ें इसके अंदर। लेट्स से आपके पास है वीट हो गया, ऑयल हो गया और कोल हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी बेसिकली रॉ मटेरियल है। वो सारा मटेरियल जो कि अपनी रॉ फॉर्म के अंदर होता है, जो कि अपनी प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर होता है, जो हम जब नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो उसी हालत के अंदर होता है। अभी हमने उसको कोई प्रोसेस नहीं किया, अभी हमने उसको कोई किसी प्रोसेस के थ्रू लेकर नहीं गए, ठीक है? फिर हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है वो है मैन्युफैक्चरिंग का या फिर कंस्ट्रक्शन का। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अक्सर बच्चों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता। देखिए, सीमेंट की अगर हम बात करें तो वो भी रॉ मटेरियल के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि वो हम बनाते हैं नेचुरली, ठीक है? तो पहले ज़माने में लोग यूज़ करते थे गारा होता था जो कि जैसे कि आपकी मट्टी होती थी, उसके अंदर कुछ ना स्पेसिफिक मिट्टी डालते थे, ऐड करते थे उसके अंदर, और फिर उसके अंदर पानी डाल के एक टाइप ऑफ पेस्ट बनाते थे जिसके थ्रू वो अपने घरों के ऊपर लगाते थे। तो सीमेंट इज़ बेसिकली द सेम थिंग, राइट? तो वो भी रॉ मटेरियल के अंदर आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो जो कॉटन है उससे आपकी इंडस्ट्रीज़ क्या बनाती हैं? वेल, वो उससे या फिर एक वो फिनिश प्रोडक्ट बनाएगी या फिर वो एक सेमी फिनिश प्रोडक्ट बनाएगी। जैसे कि शर्ट्स शर्ट्स अब एक फिनिश प्रोडक्ट्स है, राइट? तो कॉटन से कन्वर्ट हुई इनटू शर्ट्स। तो ये हमारा सेकंड स्टेज के अंदर आके, तो कुछ होता ही है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं और वो यहाँ तक पहुँचती हैं और यहाँ पे जाके एंड हो जाती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स आगे तक चलती हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेट्स गो टू दिस नेक्स्ट वन, कंस्ट्रक्शन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का ये होता है बेसिकली कि सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गई, कुछ भी चीज़ें जो कि आपकी रॉ मटेरियल है, उनको आप यूज़ करते हैं टू मेक फैसिलिटीज़। जैसे कि वेल, फैसिलिटीज़ के अंदर आपके पास हैं हॉस्पिटल्स हैं, यू हैव
स्कूल्स गवर्नमेंट बनाती है, स्कूल्स क्या स्पेलिंग लिख दिया मैंने, स्कूल्स हो गया, इस तरह से आपके पास पुलिस स्टेशन हो गए, जेल ज़रा होगी। तो ये सारे आपके पास बेसिकली फैसिलिटीज़ है जो कि आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो वो किस तरह से प्रोवाइड करती है? वेल वो कुछ रॉ मटेरियल लेती है, उसको वो कन्वर्ट करती है और फिर आपको फैसिलिटीज़ बना के देती है। अच्छा, अब कुछ जो मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक पहुँचती हैं, कुछ इससे भी आगे चली जाती है इनटू दिस थर्ड स्टेज, और वो थर्ड स्टेज आपका सर्विसेज बेस्ड। सर्विसेज बेस्ड का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर वो जो भी आपके पास जो भी प्रोडक्ट जो कि आपने यहाँ पे बनाई है इन योर सेकेंड स्टेज, वो यहाँ पर आके आप उसको डिलीवर करते हैं। अब देखिए, मैं आपको यूनिट 1 पढ़ा रहा हूँ, राइट? तो मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, तो मैं इस स्टेज के अंदर आऊँगा। आप किसी भी चीज़ की मिसाल ले लें, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हम शर्ट की मिसाल लें, तो लोग इसकी ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, तो वो बेसिकली इस प्रोडक्ट को थर्ड स्टेज के अंदर ले आते हैं। तो वो उसकी चेन ऑफ प्रोडक्शन में उसको लास्ट स्टेज तक लेकर आते हैं, ताकि वो आपके घर तक वो चीज़ पहुँचाएँ। इसी तरह से जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो होटल्स होते हैं, वो आपको मील्स वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि फूड पांडा के ऊपर आपको मील्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर देंगे, उनकी राइडर सर्विसेज होती हैं एंड सो ऑन। खैर यहाँ तक हो गया क्लियर द थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। पहले रॉ मटेरियल होता है, फिर वो कन्वर्ट होता है इनटू अ मैन्युफैक्चर्ड आइटम या फिर इनटू अ कंस्ट्रक्टेड आइटम, और फिर वो आगे कन्वर्ट होता है इनटू सर्विसेज। अगर हम इसकी मिसाल लें कंस्ट्रक्शन की, तो वो किस तरह से कन्वर्ट होती है इनटू सर्विसेज? वेल, हॉस्पिटल्स की अगर हम एग्जांपल ले लें, तो हॉस्पिटल्स के अंदर बेसिकली आपको सर्विसेज ही प्रोवाइड की जाती हैं। आपको जो चेकअप होता है, आपकी जो लाइक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होती है, आपका ऑपरेशन हो गया, सर्जरी होगी, कुछ भी हो गया, तो वो सारी की सारी सर्विसेज के अंदर आता है। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ें सीखी? पहली चीज़ हमने ये सीखी कि भाई आपकी चेन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। एक जो फर्स्ट स्टेज है वो है रॉ मटेरियल का, उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड या फिर कंस्ट्रक्टेड आइटम्स का, एंड लास्टली आपके सर्विसेज का। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इन तीनों स्टेजेस में से गुजर के जाएगी, नहीं। इट कैन स्टॉप टिल हियर, इट कैन गो ऑल ओवर टिल द सेकंड स्टेज, या फिर वो आखिर तक जा सकती है टू दिस थर्ड स्टेज। ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो इस सब में से गुजर के जाए। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करती हैं, जो कि आप थोड़ी सी बिल्कुल आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको फौरन समझ आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ को बनाते हैं द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें आपने सबसे जो कॉमन चीज़ जो आपने याद रखनी है ना, वो है ये वाली नाम, एंड हियर यू गो। ये आपके नेक्स्ट लेवल्स के अंदर उन्होंने बहुत फ्रीक्वेंटली मेंशन किए हैं, दैट्स व्हाई आई कॉल इट कॉमन टर्मिनोलॉजीज टू रिमेंबर, जो कि मैंने एक सेपरेट पीडीएफ बनाई हुई, उसमें मैंने सारी चीज़ें डाली हुई है। खैर, तो आपको जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री होती है वो है प्राइमरी इंडस्ट्री, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, और वो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अच्छा, अब ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री करती क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इसी के अगर हम नाम पे ही फोकस करें, तो ये निकला है वर्ड आपका बेसिकली एक्सट्रैक्शन से। तो एक्सट्रैक्शन के अंदर आप किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम नेचर। ठीक है? तो इसकी मिसाल क्या आ जाती है? वेल, यहाँ पे मैंने आपको मिसालें दे दी हैं। फार्मिंग है, फिशिंग है, माइनिंग है और फिर फॉरेस्ट्री है। ये आपके 4 मेजर आप समझ लें कंपोनेंट्स कह लें, या फिर आपके फील्ड्स ऑफ योर प्राइमरी इंडस्ट्री हैं। तो ये सारी नेचर से एक्सट्रैक्ट करती हैं चीज़ों को, एंड उनकी इंपॉर्टेंस क्या है? वेल, अगर हम इंसानों की बात करें, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बेसिकली आपको प्रोवाइड करती हैं रॉ मटेरियल बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए। अगर ये वाली इंडस्ट्री ना होती, तो आपकी बाकी कोई इंडस्ट्री काम ना करती। तो इसकी बहुत एक ह्यूज इंपॉर्टेंस है, और ये इंपॉर्टेंस आपको आनी चाहिए। सो कंसिडर इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे चलते हैं रिगार्डिंग योर सेकंड इंडस्ट्री। सेकंड इंडस्ट्री जो है वो आपकी वी कॉल इट बाय द नेम ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, मगर आपने इसको याद रखना है बाय द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है? जिसको दोनों नेम याद रहते हैं, लाइक बहुत बेस्ट है, मगर हर हाल में आपने ये वाला नाम आपने याद रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में ऑफ्टन टाइम्स मेंशन है। इसके अंदर क्या होती हैं? इसकी 2 बड़ी मेजर फील्ड्स हैं, इसमें से फैक्ट्रीज हैं और फिर बिल्डर्स हैं। फैक्ट्रीज क्या करती हैं? वो बेसिकली आपकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बनाते हैं, और जो आपके बिल्डर्स हैं वो आपकी जितनी भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सारों को डील करते हैं। अच्छा, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये भी आपने इंपॉर्टेंस याद रखनी है इसकी, कि फैक्ट्रीज होगी या फिर बिल्डर्स हो गए, ये दोनों आपके इन रॉ मटेरियल्स के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं। So they add value to
टू रॉ मटेरियल्स, ये हमने सब इसकी एक चीज़ पढ़ी है। दूसरा दूसरा जो उनका काम है वो है दे क्रिएट जॉब्स। देखिए, अगर फैक्ट्रीज चीज़ें ना बनाती हैं तो फिर जो थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज जो कि फैक्ट्रीज में काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, साइमंस है, कैंडी लैंड है आपके पास, पेप्सी हो गया, कोको हो गया, सर डिफरेंट आपके पास बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं। तो उनके अंदर जो थाउजेंड्स ऑफ लोग जो उनसे एक तरह से डायरेक्टली और फिर इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं, तो उन सारों की जॉब्स ना होती, राइट? सो दे क्रिएट जॉब्स। अच्छा, उन जॉब्स को क्रिएट करने की वजह से क्या होता है? वेल, दिस बेसिकली हेल्प्स यू ड्राइव द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कह लें या फिर आप कह लें जीडीपी आपका राइज होता है। जीडीपी क्या चीज़ होती है वो आप आगे जाके पढ़ेंगे, या फिर आपको ऑलरेडी इसका आइडिया होगा। दिस इज बेसिकली अ साइन कह लें, या फिर आप कह लें एक इंडिकेटर होता है हमारे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की प्रोग्रेस का, कि वो कितना अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा है। तो उसको कहते हैं जीडीपी कहते हैं। या आप समझ लें इस तरह से कि आपके कंट्री की इनकम क्या है, ठीक है? तो जितनी इनकम ज़्यादा होगी तो उतनी उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो उतना पैसा खर्च कर सकता है अपने ऊपर। तो वो पुल बनाएगा, ब्रिजेस बनाएगा, रोड बनाएगा, मोटरवेज बनाएगा, एंटायर सिटीज एस्टैब्लिश करेगा, एंड सो ऑन। द थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड राइजिंग इंडस्ट्री ऑफ 2024 वो है आपके पास टर्शियरी इंडस्ट्री। इसका प्राइमरी जो फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के ऊपर होता है। इसकी मिसालें क्या हैं? वेल, पहली मिसाल इसकी फ्रीलांसर्स की है। सेकंड, इसकी जो फील्ड है वो बिजनेसेस की है, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो बिजनेसेस हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास जो बिजनेस होता है वो आपको प्रोवाइड करता है गुड्स। दूसरा जो जो हमारे पास बिजनेस होता है वो आपको प्रोवाइड करता है सर्विसेज। एंड द थर्ड फील्ड जो कि है हमारे पास गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिस तरह से बिजली है, गैस है, पानी है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक एजुकेशन है। तो वो सारी आपकी सर्विसेज के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, अब ये आपने तीनों की जो फील्ड्स है वो आपने याद रखनी है। इन तीनों फील्ड्स का फ़ायदा क्या होता है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? वेल, इसके दो दो फ़ायदे जो कि दो आपके मेजर फ़ायदे में से आते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जो आपके पास सर्विसेज वाली इंडस्ट्री है, जो कि आपकी थर्ड इंडस्ट्री है, वो आपकी जो गुड्स हैं उनको कनेक्ट करती है विद द कस्टमर्स। तो जो आपकी सेकंड इंडस्ट्री, जो कि आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो चीज़ें बनती हैं वो उनको कनेक्ट करती है विद द कस्टमर्स। तो कस्टमर्स के लिए आसानी करती है कि वो उन चीज़ों को खरीद सकें, और फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए आसानी करती है कि वो अपनी चीज़ें ज़्यादा बेच सकें। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है, अच्छा इसकी मिसाल क्या है? वेल, वी कैन से सेल्स, राइट? वी कैन से मार्केटिंग। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो वो बेसिकली आपके गुड्स को पहुंचाती है कस्टमर्स तक। ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें आ जाती है। अच्छा, जो जिसका सेकंड फ़ायदा है वो है दैट इट सपोर्ट्स द इकोनॉमी। और वो किस तरह से सपोर्ट करती है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जीडीपी के थ्रू, कि आपकी जीडीपी को इंक्रीज करती है। जितनी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ अपने मुल्क के अंदर नहीं बल्कि बाहर मुल्क के अंदर भी, जैसे कि इंडिया के अंदर लोग बैठ के बाहर की जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनको फ्रीलांसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको डिफरेंट ऑनलाइन टास्क उनको कंप्लीट करके दे रहे हैं। तो वो सारे के सारे इंडिया की जीडीपी को हेल्प करें, क्यों? क्योंकि बाहर से पैसा अंदर आ रहा है। तो इट्स लाइक बाहर से आपको कोई ई नहीं दे रहा है, बाहर से आपको कोई पैसे दे रहा है। तो आपकी जो इनकम है, आपका जो कैश आपके पास वो बढ़ रहा है। तो जब आपकी ये बढ़ता है जीडीपी, उसकी वजह से आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आपकी इंक्रीज होती है, सिंपल एज दैट। जिसकी वजह से आपकी जो जो इकोनॉमी है उसको एक सपोर्ट मिलता है, और वो एक बैलेंस और एक मेंटेन्ड स्टेट के ऊपर आगे जाके चलती है। खैर, तो ये थी हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, तो क्या आपने याद रखनी है? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। मैंने आपको छोटे से नोट्स बना दिए कि आपने क्या क्या चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। टर्शियरी जो होती है वो सर्विस से रिलेटेड होती है। सेकेंडरी जो है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग और फिर कंस्ट्रक्शन से है रिलेटेड। और जो प्राइमरी इंडस्ट्री है वो आपकी प्योरली एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है। अच्छा, अब हम आगे आते हैं रिगार्डिंग द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ योर सिलेबस, जो कि बेसिकली आपके सिलेबस के अंदर उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स मेंशन किए होते हैं कि हम एग्जाम जो लेंगे वो किन किन कंटेंट में से आपका लेंगे। तो उस कंटेंट को उन्होंने क्वेश्चन के फॉर्म के अंदर किया हुआ होता है, और फिर आगे उन्होंने नोट्स में लिखा होता है कि भी आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो मैंने एग्जैक्टली वही यहाँ पे जाके आपकी एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। सो नो नीड टू गो थ्रू द बुक। अगर आपके पास एक बुक है तो दैट्स फाइन, इफ़ यू विश टू रीड देन दैट्स फाइन, मगर आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप बुक में से रीड ना करें। क्योंकि उसकी वजह ये है कि बुक से रीड करने का नुकसान ये होता है कि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल कर देती है। तो यू हैव टू फिनिश द एंटायर बुक, जो कि हमारा मकसद नहीं है, जिससे आपका टाइम और आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लगेगी।
So now let's come to the next topic. What is specialization? स्पेशलाइजेशन आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, हर बच्चे बच्चे को पता है कि भाई स्पेशलाइजेशन कि स्पेशलाइजेशन होती क्या है। इसकी छोटी सी अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूँ, तो यू हैव लेट्स से यू हैव 3 टास्क, और इन 3 टास्क के अंदर आपने बेसिकली एक टास्क को सिलेक्ट किया। तो लेट्स से आपने टास्क 2 को सिलेक्ट किया यहाँ पे, और आपने उसी के ऊपर फोकस किया। और आपने फोकस क्यों किया? वेल, यू वांटेड टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज कहते हैं आपके एक्सपीरियंस को, आपकी स्किल को, आपके आपके किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के अंदर आपके टैलेंट को। ठीक है? तो आपने सिर्फ एक चीज़ को पकड़ा, टास्क 2 को आपने पकड़ा, और उसके अंदर आपने अपना कंप्लीट फोकस दिया, उसमें आपने कंप्लीट फोकस होकर आपने मेहनत की। तो उसकी वजह से आपकी जो एफिशिएंसी थी उस काम के अंदर, उस टास्क के अंदर, वो आपकी बढ़ गई। और प्लस आपको जो एक्सपीरियंस था, आपका एक्सपर्टीज, आपके स्किल्स थे, वो भी सारे के सारे उसमें बढ़ गए। इसकी एग्जांपल क्या है? बहुत आसान सी। पहले हमारे पास है डर्मेटोलॉजिस्ट, तो जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी डिफरेंट हमारे पास टाइप्स होती हैं। तो कोई कोई सर्जन होंगे, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे जो कि बेसिकली आपकी स्किन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको डील करते हैं। कोई साइकोलॉजिस्ट होंगे, कोई मे बी ऑप्टिशियन होंगे। तो आपके पास डिफरेंट तरह के लोग आते हैं। तो उन्होंने किया ये है कि डॉक्टर्स को उन्होंने डिफरेंट चीज़ों के अंदर स्पेशलाइज होने का कहा है, ताकि हर बंदा किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के अंदर सबसे बेस्ट हो। क्यों? क्योंकि जब हम जान की बात आती है, तो आपने जब अपनी जान बचानी होती है, अपनी हेल्थ को आपने बचाना होता है। सो यू वांट द डॉक्टर टू बी वेरी वेरी experienced and to be very mastered in his या फिर her practice, right? तो उसके लिए हम ये करते हैं कि basically we try to help them focus on a single task, जिसकी वजह से हमें ये दो रिजल्ट अचीव होते हैं। खैर, अब हमारे पास क्या डिफरेंट टाइप्स हैं आपकी जितनी भी स्पेशलाइजेशन है, बेशक वो मेडिकल के अंदर हो, आर्मी के अंदर हो, कहीं भी हो, आपको कुछ ना टाइप्स होती है इसकी, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। पहली टाइप है आपकी कंट्री वाइज। सॉरी। तो कंट्री वाइज इस तरह से होता है कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी सऊदी अरब की। सो सऊदी अरब वो फेमस है अपने ऑयल के अंदर। तो ऑयल वहाँ से बेसिकली एक्सपोर्ट होता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड सऊदी अरब का ऑयल बहुत मशहूर है। इसी तरह से रशिया भी अपना ऑयल एक्सपोर्ट करता है, उसके पास भी अच्छे खासे ज़खायर हैं ऑयल के। देन वी हैव अनदर कंट्री स्विट्जरलैंड। तो वो मशहूर है अपने लग्जरी वॉचेस के लिए। वहाँ का भी आप चेक करें तो उनको जो एक आइकॉनिक जो प्रोडक्ट्स है ना, उसमें से एक लग्जरी वॉचेस भी हैं। तो पूरी दुनिया में स्विट्जरलैंड की जो वॉचेस हैं वो काफ़ी मशहूर हैं। तो ये आपकी बेसिकली कंट्री वाइज आपकी स्पेशलाइजेशन है। तो हर कंट्री किसी स्पेसिफिक चीज़ों के अंदर स्पेशलाइज करता है एज पर टू जो उनकी पास जो रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो जैसे कि सऊदी अरब के पास ज़्यादातर ऑयल है, तो वो उसी को यूज़ करता है और उसी में वो अपना स्पेशलाइज्ड है। खैर, द नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास वो है रीजन वाइज। तो रीजन के लिए बेसिकली आपके पास होता है एक आप बेसिकली कह लें प्रोविंस कह लें, स्टेट्स कह लें, एरिया कह लें, लोकेलिटी कह लें। बट आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू कि आप ना उसको स्टेट या फिर प्रोविंस वाइज ही समझें, आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी इन ऑर्डर टू कॉम्प्रीहेंड दम। तो जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो आप में से जो पठान लोग हैं उनको पता है कि अभी आप लोगों के जो जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसकी क्या वैल्यू है। बाकायदा बाहर वो इम्पोर्ट होते हैं बाकायदा, राइट? तो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो अपने ड्राई फ्रूट्स में है एक्सपर्ट है, वो उसके लिए काफ़ी मशहूर है। इस तरह से सिलिकॉन वैली है अमेरिका के अंदर, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर जो उसके एडवांसमेंट्स हैं, जो उसके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो इस तरह से आप रीजन वाइज भी आपकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं स्पेशलाइजेशन की। द थर्ड टाइप जो है हमारे पास वो है टाउन वाइज। टाउन कह लेंगे, फिर आप कह रहे हैं इसको सिटी वाइज। सो यू कैन कॉल इट सिटी वाइज एज वेल, बट आई वुड प्रेफर कि आप उसको टाउन वाइज ही कहेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर इस तरह से उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो टाउन वाइज का मतलब ये हुआ कि सियालकोट की मिसाल ले लें। सियालकोट जो है वो बेसिकली आपकी जितनी भी स्पोर्ट्स की गुड्स हैं तो वो एक्सपोर्ट करता है इंटरनेशनली। तो आपके जो फीफा के मैचेस होते हैं उसके अंदर भी सियालकोट की ही मल्टीपल फुटबॉल्स होती हैं उसको यूज़ किया जाता है। वर्ल्ड कप्स हो गई, इस तरह से डिफरेंट चीज़ों के अंदर। खैर, द फोर्थ टाइप दैट वी हैव वो है आपकी फर्म। तो टाउन के अंदर देखें, अगर आप देखें तो हम बेसिकली बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं। सो वी आर गोइंग इन अ डिक्रीजिंग वे। तो पहले कंट्री, फिर रीजन, फिर टाउन, या फिर आप कह लें सिटी, एंड देन वी हैव एन इंडस्ट्री कह लें, या फिर आप कह लें फर्म कह लें। तो टेस्ला की बहुत एक अच्छी एग्जांपल है। टेस्ला अपने इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर सबसे बेस्ट है। खैर, अब एक और भी आपको कंपनी आ गई है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट आई थिंक बायजूस ही है, बायजू या समथिंग लाइक दिस है। तो उसकी नहीं, बल्कि बायजू नहीं है, वो है ये तो एक इंडियन वो है, BYD है मेरे ख्याल से।
चाइनीज़ कंपनी BYD मेरे ख्याल से, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स प्रोड्यूस कर रही है, और उसकी इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो टेस्ला के आप समझिए कि कंपटीशन की तरह आ रही है, विच इज़ क्वाइट वरीसम फॉर टेस्ला, क्योंकि जो BYD है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। खैर, तो ये बेसिकली हर एक फैक्ट्री वाइज है, एक फर्म वाइज है। द लास्ट टाइप वी हैव ऑफ स्पेशलाइजेशन वो है इंडिविजुअल। तो हर बंदा जो है वो अपने किसी काम के अंदर स्पेशलाइज होता है। जैसे से वेल आई हैव गिवन माय ओन एग्जांपल हियर। तो लाइक अगर आप मेरी एग्जांपल लें तो आई हेल्प स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर ओ लेवल्स विद इन 1 ईयर, एंड आई हेल्प स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर ए लेवल्स विद इन 3 to 6 मंथ एट मैक्स। मैंने खुद अपना ओ लेवल 1 साल के अंदर किया था, और अपना ए लेवल्स मैंने 3 महीने के अंदर किया था। तो मेरी उसी चीज़ के अंदर एक्सपर्टीज़ है, मेरी उस चीज़ के अंदर बेसिकली एक्सपीरियंस है, मेरी उसके अंदर एफिशिएंसी है, जो कि मैं फिर आगे यूज़ करता हूँ टू हेल्प माई स्टूडेंट्स। तो इस तरह आपके पास 5 टाइप्स होती हैं स्पेशलाइजेशन की। वेल, यहाँ पे आपका एक टॉपिक खत्म हो गया। इसमें आपने क्या चीज़ आपने याद रखनी है। पहली चीज़ जो कि आपने याद रखनी है वो है द डेफिनेशन ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि व्हेन यू फोकस ऑन अ सिंगल टास्क या फिर स्किल। वाई? वेल, टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज। तो ये जो मैंने ब्लू में लिखे हुए वर्ड्स, बस ये आपके मेजर कीवर्ड्स हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। बाकी आप बेशक अपनी डेफिनेशन बनाएं, आप बेशक अपने वर्ड्स यूज़ करें, आप लैटिन यूज़ करें, बस सिर्फ इन ब्लू वर्ड्स को आपने अपनी डेफिनेशन के अंदर लेकर आना है, कहीं ना कहीं आप उनको फिट करना है अच्छे से। खैर, द सेकंड टाइप दैट यू द सेकंड थिंग दैट जो कि आपको याद होनी चाहिए वो है द टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, जिसमें सभी हमने डिस्कस किया है। कंट्री है सबसे, लाइक अगर हम बड़े से स्टार्ट करें तो कंट्री, फिर उससे छोटा रीजन, फिर टाउन या फिर आप कह लें सिटी, देन फर्म, एंड देन लास्टली वी हैव इंडिविजुअल। तो ये 5 टाइप्स होती है हमारे पास स्पेशलाइजेशन के। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कि व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर को अगर हम बहुत ही सिंपल करें ना, तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी मिसाल दी हुई है। तो लेट्स सी, ये आपके पास बेसिकली आपके पास एक टास्क है, जिसको मैंने प्रोडक्शन की टास्क कहा हुआ है। आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है। अब मसला ये है कि अगर आप अपने सारे लोगों को यहाँ पे लगाएंगे तो वो बहुत देर बाद जाके ख़त्म होगी, बहुत देर बाद जाके आप उस टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम करते ये है डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर कि उस टास्क को हम ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो अब यहाँ पे देखें हमने, एक मिनट, ये पूरा है आपके पास, हमने इस टास्क को इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया into many smaller tasks, या फिर आप कह लें स्मॉलर पार्ट्स कह लें, या पीसेस ऑफ टास्क कह लें, व्हाटएवर यू यूज्ड टू से। तो हम उसको डिवाइड कर दिया, हम उसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब होगा क्या कि हम हर टास्क के ऊपर हम या फिर एक बंदा या फिर मे बी एट मैक्स 2 बंदे के, वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर, हम उनको ये चीज़ असाइन कर देंगे, और हर बंदा अपनी स्पीड से उस चीज़ को कंप्लीट करता जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, सो वी विल हैव एन एंटायर टास्क डन। ये तो ऊपर ही चला गया। तो इस तरह से आपके पास डिवीजन ऑफ लेबर काम करती है। वेल, वी हैव एन एग्जांपल ऑफ कार फैक्ट्री। तो कार फैक्ट्री के अंदर वेल इस तरह से होता नहीं है कि एक ही बंदा इंस्टॉल करते हैं इंजन को, एक ही बंदा पेंट करता है। आप समझ लें कि वर्कर के अलावा आप यहाँ पे इमेजिन करें टीम। तो टीम ए जो है वो इंस्टॉल करती है इंजन को। अब जब इंस्टॉल कर दी तो वो आगे जाएगा, शिफ्ट होगा टुवर्ड द टीम बी। टीम बी जो है वो फिर आपकी पूरी की पूरी कार को पेंट करेगी। टीम सी जो है वो कार को टेस्ट करेगी, एंड देन वी हैव टीम डी जो कि बेसिकली उस कार को सेल करेगी, या फिर आप कह सकते हैं दे आर द सेल्समैन। तो ये हमारे पास एक मिसाल है डिवीजन ऑफ लेबर की। अगर आप एक गाड़ी पूरी स्क्रैच से बनाना किसी एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को दे देते तो उनके लिए काफ़ी ये चीज़ मुश्किल होती। खैर, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ हैविंग डिवीजन ऑफ लेबर। इसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए छोटे से ये टेबल सा बनाया। तो हमारे पास टॉप पे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स हैं कि उनके लिए क्या क्या फ़ायदा होता है और क्या उनके लिए नुकसान होता है डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर। और फिर नीचे हमारे पास वर्कर्स हैं कि उनके लिए भाई क्या आपके पास फ़ायदा होता है और फिर क्या नुकसान होते हैं डिवीजन ऑफ लेबर करने का। अगर हम मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बात करें तो जो पहला फ़ायदा इनको होता है वो है कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है और जो उनकी एफिशिएंसी है वो उनकी अच्छी खासी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब आपके काम जल्दी हो रहे हैं। आपने अपने काम को डिवाइड कर दी इनटू सब टास्क और वो काम अब जल्दी हो रहे हैं। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, वरना शुरू के अंदर आपको पूरी एक एंटायर टीम को एक गाड़ी बनाना फ्रॉम स्क्रैच आपको ट्रेन करना पड़ेगा। अब आपको इतना ट्रेन नहीं करना पड़ता, बल्कि आप एट अ टाइम आप मल्टीपल टीम्स को या फिर आप मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को आप ट्रेन कर सकते हैं, और हर बंदे को आप उसकी अपने ही काम में ट्रेन करें। तो आपको कलेक्टिवली सारी की सारी एक ह्यूज
फोर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को सारे के सारे स्टेप सिखाने आपको नहीं पड़ते, बल्कि आप सिंपली सिर्फ एक बंदे को टास्क ए सिखा दें, दूसरे को टास्क बी सिखा दें एंड सो ऑन। इसके नुकसान क्या होते हैं? वेल, डिपेंडेंसी हो जाती है वर्कर्स के ऊपर। अगर आपका वर्कर जो है वो किसी दिन इल हो गया तो आपका इंटायर, जैसे कि लेट्स से आपका जो स्टेज सी है टेस्टिंग वाला, वो तो आपका फिर आपका खत्म हो जाएगा। देयर विल बी नो वन टू टेस्ट द कार, और बाकी जो होंगे दे वोंट बी कैपेबल इनफ टू टेस्ट द कार, राइट? तो उसकी वजह से आपके पास डिस्ट्रप्शन आ जाती है अगर कोई भी आपका एक स्टेज फेल हो गया। तो ये आपके पास दो डिसएडवांटेजेस हैं और फिर दो आपके पास एडवांटेजेस हैं। इनको आपने याद रखना है। बेशक आप इसकी स्क्रीनशॉट खींच लें, पिक्चर ले लें, या फिर आई विश आप उसको नोट डाउन कर लें विद पेन एंड पेपर, या फिर पेंसिल एंड पेपर। अच्छा, एनीवेज, वर्कर्स के लिए आपके लिए फ़ायदा ये होता है डिवीजन ऑफ लेबर का कि उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है ना, वो इंक्रीज हो जाती है। जॉब सिक्योरिटी है बेसिकली कहते हैं उस फैक्ट को कि आपकी जो जॉब है उससे आपको नहीं निकाला जाएगा, बल्कि फॉर अ लॉन्ग टर्म या फिर इन द लॉन्ग रन आपको यही जॉब में ही रखा जाएगा, क्योंकि आपको इसी के अंदर ही आपको हम प्रमोशन देंगे, इस जॉब से हम आपको फायदा नहीं करेंगे। तो ये किस तरह से इंक्रीज होती है? देखिए, जब कोई एक वर्कर है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था डिपेंडेंसी ऑन वर्कर। जब एक वर्कर अपनी किसी एक स्किल के अंदर, एक टैलेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया, तो जो कंपनी है उसको उसकी वैल्यू का पता होता है। वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम उसको निकाल दें या वो लीव कर दें। क्यों? क्योंकि उसने जो भी उसकी जो एक्सपर्टीज होती है उससे कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा होता है। तो कंपनी डिपेंडेंट हो जाती है उन वर्कर्स के ऊपर। तो उसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनके लिए एक हायर जॉब सिक्योरिटी होती है। दूसरा फ़ायदा यह होता है कि वर्कर्स की जो स्किल है वो उसकी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होती है। डेफिनेटली आप एक स्पेसिफिक चीज़ के अंदर आप काम कर रहे हैं और आपकी उसी के अंदर ही आपकी सारी की सारी जॉब लाइफ है वो आपकी उसी के अंदर ही गुजर गई है। तो उसका एक्सपीरियंस है, उसकी जो लाइक नॉलेज है, उसकी जो एक्सपर्टीज़ है, वो आपकी बेतहाशा होगी उसमें। लाइक यू विल बी अमंग द टॉप टॉप पीपल इन दैट फील्ड, या फिर आप कह रहे हैं द टॉप एम्प्लॉयज़ इन दैट कंपनी, जो कि उस फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा माहिर होंगे। इसके नुकसान क्या होते हैं वर्कर्स के लिए? पहला इसका नुकसान ये है कि जो काम होता है वो काफ़ी बोरिंग हो जाता है। तो मोनोटोनस का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल आप एक ही काम को बार-बार कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ही बोरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास आ जाती है लो जॉब सैटिस्फैक्शन। सॉरी। तो जब आपके पास लो जॉब सैटिस्फैक्शन होगी, तो आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो फ़ौरन शिफ्ट करेंगे किसी और कंपनी के अंदर, जहाँ पे उनको जॉब सैटिस्फैक्शन ज़्यादा मिले। अभी जॉब सैटिस्फैक्शन मिलती किस तरह है, वो आपका आगे जाके एक कॉन्सेप्ट आएगा, उसमें इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। अच्छा जी, द नेक्स्ट डिसएडवांटेज या फिर आप कह रहे हैं ड्रॉबैक जो है हमारे पास वर्कर्स के लिए ऑफ यूजिंग डिवीजन ऑफ लेबर, वो है कि जो उनके स्किल्स है ना वो लिमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, हमने माना कि यहाँ पे उनकी एक्सपर्टीज बढ़ जाती है, मगर सिर्फ एक ही स्पेसिफिक चीज़ की तरफ होती है, तो वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाते हैं। तो एक वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स के अंदर वो एक्सपर्ट नहीं होते, बल्कि सिर्फ वन सिंगल स्पेसिफिक टास्क के अंदर वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, जो कि काफ़ी ट्रबलसम है। क्योंकि अगर उनको वो स्किल ख़त्म हो गया, अगर वो स्किल रिडंडेंट हो गया, तो दे विल बी लेफ्ट विद नथिंग, जिस तरह से कोविड के अंदर हुआ था। एंड वी ऑल सी के हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री थी जो कि बिल्कुल कोलैप्स कर गई थी, और बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स थे कि जिनको कुछ आता नहीं था सिवाय जो कोविड से पहले कर रहे थे काम, उसके अलावा उनको कोई काम, कोई चीज़ आती नहीं थी। सो यू हैव टू बी वेरी अडेप्टेबल। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। ये आपका लास्ट इसमें आ जाता है टॉपिक। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ट्रेड और कॉमर्स के अंदर फ़र्क क्या है। वेल, ट्रेड जो है वो बेसिकली आपका सिंपली रिवॉल्व करता है अराउंड बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। तो आपने बाय किया और आपने सेल किया, बस यहाँ तक ख़त्म कहानी। इसकी आपको टाइप क्या होती है? पहली टाइप है होम ट्रेड की, लाइक जिसमें आप अपनी चीज़ जो है वो लोकली ही, जो नेशनली आप उसको सेल करते हैं। एग्जाम्पल इसकी आई वुड से एग्जाम्पल नेशनल या फिर शाम की जो मसाले होते हैं, खैर वो तो बाहर भी एक्सपोर्ट होने शुरू हो गए। इसकी एग्जाम्पल और क्या हो सकती है? हाँ, नूरपुर है। नूरपुर कह लें, या फिर आप कह लें आइटम्स के जो है बटर आता है उनका, जैसे घी आता है, तो वो या फिर ऑलपर्स है। अब आई डोंट नो ऑलपर्स इंटरनेशनली है या नहीं, मगर मेरे ख्याल से इंटरनेशनली है, ईस्ट के अंदर है, मलेशिया या फिर जो इंडोनेशिया है वहाँ पे मेरे ख्याल से काम करता है, आई डोंट नो। मगर इस तरह की कंपनी जो कि सिर्फ और सिर्फ नेशनली काम करती हैं, जो सिर्फ अपने एक कंट्री के अंदर ही ट्रेड करती है, तो वो उसकी पहली मिसाल आ जाती है। सेकंड जो है आपके पास टाइप ट्रेड की, वो है इंटरनेशनल ट्रेड की। उसके अंदर आप बेसिकली इंपोर्ट करते हैं और फिर आप एक्सपोर्ट करते हैं ग्लोबली।
अच्छा, आप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था, ओनली टू थिंग्स। पहली चीज़ आपके पास गुड्स, दूसरी चीज़ आपके पास सर्विसेज। इसके अलावा कोई और चीज़ आप एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट नहीं करते। सिंपल एज दैट। तो ये थे यहाँ पास दो टाइप्स ऑफ ट्रेड। अब बात है रिगार्डिंग कॉमर्स। फिर आपको साफ नजर आएगा कि भाई ट्रेड और फिर कॉमर्स के अंदर फ़र्क क्या है। बचपन से हम ये दोनों चीज़ें एक तरह से इकट्ठे ही हैं समझते हैं, इकट्ठे ही हैं, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इट। तो ट्रेड में हमारे पास ये दो चीज़ें आ जाती हैं। कॉमर्स बेसिकली हम कहते हैं वो सारी एक्टिविटीज़, यहाँ पे आपने जो फोकस करना है ना, वो इस वर्ड के ऊपर फोकस करना है, एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो वो सारी एक्टिविटीज़ कि जिसके थ्रू आपकी ट्रेड जो है उसको सपोर्ट मिलती है। इसकी मिसाल क्या है? यहाँ पे मैंने आपको 5 उसके कंपोनेंट्स दे दिए कि आपकी कॉमर्स के अंदर वो कौन से 5 कंपोनेंट्स होते हैं कि जिसके थ्रू आपकी जो ट्रेड हम लोग अभी हम ऊपर यहाँ पे पढ़ रहे थे, इसको हेल्प मिलती है। ठीक है? तो उसमें से जो पहली आपके पास है कंपोनेंट, वो है डिस्ट्रीब्यूशन का। आप बेसिकली इंश्योर करते हैं या फिर आप कह लें इनेबल करते हैं कि जो आपके प्रोड्यूसर्स ने प्रोडक्ट बनाई है, वो आपके कस्टमर तक रीच हो रही हैं। अगर मुझे आप ये बताएँ कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा प्लांट है और आप अपने प्लांट में बेतहाशा चीज़ें रोज़ाना की बेस के ऊपर आप बना रहे हैं, मगर वो आप पहुँचा नहीं रहे अपने कस्टमर्स तक, मतलब कि वो आपके कस्टमर्स तक पहुँच नहीं रही, तो मुझे बताएं कि आपको क्या फ़ायदा होगा? आपकी क्या ट्रेड चलेगी? वेल नहीं, डेफ़िनिटली नहीं चलेगी। तो इसलिए अब अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएँ कि कस्टमर्स जो है वो क्या फैक्ट्री से चीज़ें खरीदते हैं या फिर वो शॉप से या फिर जो आउटलेट्स हैं वहाँ से खरीदते हैं? तो इसलिए आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की भी जो चीज़ें आती हैं, उसमें से पहली जो चीज़ है वो है रिटेलर्स। तो रिटेलर्स जो होते हैं या फिर आप कह लें होलसेलर्स कह लें, तो रिटेलर्स जो होते हैं वो होलसेलर्स से या फिर फैक्ट्री से चीज़ें लेते हैं और फिर वो आगे बेचते हैं। मोस्टली ये होता है कि जो रिटेलर्स हैं, आप इसको एक और नाम से आप याद रख लें, रीसेलर्स। एक मिनट, रीसेलर। सो दे आर द सेम थिंग। तो रीसेल करने का मतलब ये हुआ कि वो फैक्ट्री से एक चीज़ लेंगे और उसको आगे जाके फिर से बेच देंगे टुवर्ड द कस्टमर्स। तो आपके महल्ले में जितनी भी दुकानें हैं, तो उनके पास से आप देखेंगे कि रोज़ाना के हिसाब से फिर वीकली के हिसाब से उनके पास एक ट्रक आता है, ट्रक या फिर कहेंगे छोटी सी वैन आती है, उसमें बिस्किट वाला चीज़ें, चिप्स वाला होती है, तो वो उनको फिर से उनकी जो स्टॉक है उसको फिर से रीसप्लाई करता है। तो वो बेसिकली या फिर होलसेलर्स की तरफ से आ रही होती हैं या फिर वो फैक्ट्री की तरफ से आ रही होती हैं। और आगे फिर आपके घर महल्ले के अंदर आपके पास कोई ना कोई रिटेलर होता है जो कि वो उस चीज़ को बेच रहा होता है। अच्छा जी, सेकंड जो है हमारे पास कंपोनेंट आपकी कॉमर्स के अंदर, उन सारी एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि आपकी ट्रेड को सपोर्ट करती हैं, वो है एडवर्टाइजिंग। बहुत सिंपल सा है, वी ऑल नो अबाउट इट। अब इसमें बेशक आपका सोशल मीडिया आ जाए, इसमें बेशक आपके पास फिजिकल एड्स आ जाएँ, पोस्टर्स, फ्लायर्स, बैनर्स, कुछ भी बिल बोर्ड हो गया, एनीथिंग। तो उसमें आप करते क्या है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस जनरेट करते हैं, सिंपल एज दैट। तो ये भी आपकी कॉमर्स के अंदर आती है। द थर्ड कंपोनेंट जो आपके पास वो है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट और फिर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने डिस्कस किया है रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, और क्या हो सकते हैं? रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, इंडिविजुअल सेलर्स आ सकते हैं आपके पास जो कि डायरेक्ट फैक्ट्री से चीज़ें लेते हैं और फिर वो अपनी ही कम्युनिटी के अंदर वो चीज़ें बेचते हैं। ट्रांसपोर्ट के अंदर आपके पास आ जाते हैं सारा का सारा कि वो हो जाता है बाय रोड, बाय रेल, या फिर बाय एयर, या फिर बाय वाटर, सॉरी बाय एयर नहीं, बाय प्लेन, या फिर बाय शिप्स। तो ये आपके पास इसके अंदर ये वाली डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं कि आप अपनी गुड्स को एफिशिएंटली मूव करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन बेसिकली है कि यू मूव योर गुड्स एफिशिएंटली, जो कि काफ़ी हद तक क्लैश करती है विद द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि है दैट यू एंश्योर योर प्रोडक्ट्स रीच योर कस्टमर्स। तो रीच किस तरह से करेंगे? वेल उसके लिए यू नीड टू हैव पीपल इन बिटवीन। तो ट्रांसपोर्ट बेसिकली सब चीज़ों का पहुंचाने का नाम है, और जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो उन चीज़ों को उसके स्पेसिफिक बंदे तक देने का नाम है। तो पहुंचाना और फिर देने में एक बहुत ह्यूज फ़र्क है। जैसे कि अगर मैं आपकी तरफ कुछ पैसे फेंकूँ, तो ये मैंने आपकी तरफ कुछ पैसे पहुंचाए हैं, राइट, मैंने आपकी तरफ फेंकी हैं। अगर मैं आपको ये पैसे आपकी जेब के अंदर डालूं, तो उसका मतलब ये होगा कि ये पैसे मैंने आप तक हवाले किए या फिर मैंने आप तक पहुंचाए हैं, राइट। तो इस स्लाइट डिफरेंस, बट एट द सेम टाइम इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। देन वी हैव द फोर्थ टाइप जो है वेयर हाउसिंग की। वेयर हाउसिंग के अंदर बेसिकली आपके पास जितने भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करें, लेट्स से पेप्सी है, कोक है, तो उनके पास ह्यूज वेयर हाउस होते हैं ताकि वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को
विदाउट एनी इंटरप्शन जारी कर सकें। तो होता क्या है, बेसिकली आपके पास डिमांड आती है कि भाई लाहौर से, इस्लामाबाद से, पिंडी से, कराची से, लड़काना से, हैदराबाद से हमें इतनी इतने इतने क्रेट्स आई कोक की, हमें इतनी क्रेट्स आई पेप्सी की। तो फिर आपके पास डिफरेंट सिटीज़ के अंदर वेयर हाउस होते हैं जहाँ पे वो सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, ताकि वो उसी दिन ट्रांसपोर्ट हो जाए। ठीक है, फिर जब वो ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं तो फिर आगे वो डिस्ट्रीब्यूट होती है टुवर्ड्स योर कस्टमर्स। बेशक वो रिटेलर्स हों, छोटे छोटे खोखे हों, छोटी छोटी दुकानें हों, एंड सो ऑन। ओके, सो वेयर हाउसिंग भी हो गया। द लास्ट वो है हमारे पास, द लास्ट कंपोनेंट जो कि आपकी कॉमर्स के अंदर आता है, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसके अंदर बेसिकली आप करते हैं, अच्छा इसमें सिर्फ आपने उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से ही रिलेट नहीं करना, बल्कि आपकी जितनी भी फिजिकल ट्रांजेक्शन, जितनी भी आपके पास फिजिकल ट्रांजेक्शन है, वो भी सारी इसके अंदर आ जाती है। तो आपने जितना भी आपका पैसे का लेन देन हुआ, वो भी सारा का सारा आपके कॉमर्स के अंदर आता है अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास ये 5 फ़ील्ड्स होती हैं, ये फिर आप कह रहे हैं ये 5 हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं कॉमर्स के अंदर। तो आप मुझे खुद बताएँ कि आपको समझ आई कि ट्रेड और फिर कॉमर्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है? क्वेश्चन हम आखिर में लेंगे। हाँ, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, मैं आपको इंशाल्लाह आखिर में लूँगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं रिगार्डिंग द लास्ट टॉपिक, और वो है द रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स और फिर डायरेक्ट सर्विसेज। यहाँ पे हमने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की है और वो है डायरेक्ट सर्विसेज। अच्छा, अभी डायरेक्ट सर्विस होता क्या है? भाई हमें पता है कि इंडस्ट्री के अंदर हम बेसिकली अपने गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। कॉमर्स के अंदर हम क्या करते हैं कि उन गुड्स को बेसिकली हम फैसिलिटेट करते हैं कि वो सेल या फिर मूवमेंट तक, क्या उनका सेल जो है, उनका मूवमेंट है गुड्स का या फिर सर्विसेज का, उसको बेसिकली हम सपोर्ट करते हैं, एक्सेस करते हैं, या फिर आप कह रहे हैं फैसिलिटेट करते हैं। हमने ये वाली डेफिनेशन पढ़ी थी यहाँ पे भी कि ऑल दोज एक्टिविटीज दैट सपोर्ट, तो सपोर्ट इंपॉर्टेंट है ट्रेड। ठीक है, एक मिनट। अच्छा जी, तो कॉमर्स भी होगा, इंडस्ट्री भी होगा। डायरेक्ट सर्विसेज बेसिकली आपकी सर्विसेज ही होती हैं, सिर्फ जो मैंने पीछे डायरेक्ट का वर्ड लगाया है उससे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इट मीन्स पर्सनल सर्विसेज। जैसे कि मैं अब ये जो आपका लेक्चर है ये मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, राइट? तो ये मैं आपको डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली टीच कर रहा हूँ। हाँ, अगर इस तरह से होता कि मैं किसी और को पढ़ाता और फिर वो आपको बेसिकली एक ऑनलाइन उसके कुछ नोट्स वगैरह भेज देता, तो वो आपकी साफ समझने की एक तरह से इनडायरेक्ट सर्विस है। पर अब मैं बराह रास्त आप तक ये कंटेंट पहुंचा रहा हूँ, सो बेसिकली आई एम गोइंग थ्रू दिस डायरेक्ट सर्विसेज। तो ये होती है डायरेक्ट सर्विसेज की डेफिनेशन, दैट यू ऑफर पर्सनल सर्विसेज। इसके अंदर क्या एग्जांपल्स हैं? वेल, यू हैव एन एग्जांपल ऑफ डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स आप तक पर्सनल सर्विसेज आप तक पहुंचाते हैं। टीचर्स हैं, इस तरह से आपके पास सेल्समैन हैं, वो भी आप तक पर्सनल सर्विसेज आप तक पहुंचाते हैं। और कंसल्टेशन जो आप करते हैं जितने भी, वो सारी आ जाती हैं। उस तरह से आपके पास और क्या आ जाता है, थेरेपिस्ट वगैरह हैं आपके पास। तो ये सारी चीज़ें आपकी डायरेक्ट सर्विस कहलाती हैं। अच्छा, अब इनका आपस में लिंक क्या है? हमने इसको तो अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई ये इंडस्ट्री, कॉमर्स और फिर डायरेक्ट सर्विस होता क्या है। इनका आपस में हम लिंक देखते हैं। तो अगर हम पहले की बात करें इंडस्ट्री और फिर अगर हम कॉमर्स के बारे में बात करें, तो मुझे बच्चों मुझे ये खुद बताओ कि इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था कि वो गुड्स प्रोड्यूस करती है, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि वो गुड्स प्रोड्यूस करती है। और कॉमर्स के बारे में हमने पढ़ा कि वो सपोर्ट करती है वो सारी एक्टिविटीज़ को जो कि आपकी ट्रेड को सपोर्ट करें, उसको कहते हैं कॉमर्स कहते हैं, राइट? अब फैक्ट्री ने कुछ चीज़ें प्रोड्यूस कर ली, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फैक्ट्री ने यहाँ पे कुछ केक्स प्रोड्यूस कर लिया। अब उसने ये चीज़ पहुँचानी है टू इट्स कंज्यूमर्स, तो वो किस तरह से पहुँचाएगी? यहाँ पे बीच में आपके पास आएगी कॉमर्स। सो यू अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री और फिर कॉमर्स का क्या आपस में रिलेशनशिप है, कि विदाउट कॉमर्स इंडस्ट्री कैन नॉट एग्जिस्ट, और फिर विदाउट इंडस्ट्री कॉमर्स कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो बेसिकली वो फैसिलिटेट करती है इन सारी चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाने में। सिंपल एज दैट। ये था आपके पास फर्स्ट रिलेशन। सेकंड जो आपके पास है रिलेशन, वो है बिटवीन कॉमर्स एंड डायरेक्ट सर्विसेज। तो ये हमारे पास है सेकंड रिलेशनशिप। इसके अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कॉमर्स को हमने पढ़ा था ऑल दोज एक्टिविटीज दैट सपोर्ट योर ट्रेड, राइट? अब आपने फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप अपनी गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम अ वेयर हाउस इन कराची टू डिफरेंट स्मॉलर शॉप्स एंड मॉल्स ऑल ओवर कराची, लेट्स से। ठीक है, तो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका मकसद क्या है? बेसिकली उन सारी गुड्स को अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है।
राइट। अब मुझे बताएं कि अगर आप बीच में डायरेक्ट सर्विसेज नहीं लाएंगे तो आप किस तरह से अपनी सारी की सारी चीज़ें पहुंचा सकते हैं? अगर आपके पास वो शॉपकीपर नहीं है तो हाउ विल यू बी एबल टू डिलीवर योर गुड्स या फिर सर्विसेज टू योर कंज्यूमर्स? देयर हैज टू बी समवन जो कि आपकी चीज़ को आगे तक पहुंचाए। सिंपल एज दैट। तो इसका इस तरह से आप रिलेशनशिप समझ लें कि डायरेक्ट सर्विसेज के लाइक डायरेक्ट सर्विसेज अगर ना हो तो ट्रांसपोर्ट जो आपकी जितनी भी कॉमर्स है उसकी जितनी भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे सारे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और अगर कॉमर्स ना हो तो फिर डायरेक्ट सर्विसेज आखिर क्या प्रोवाइड करेंगी? सो दे विल नॉट एग्जिस्ट। तो आपस में बहुत स्ट्रांगली आपस में रिलेटेड है। जो हमारे पास थर्ड है, द थर्ड रिलेशनशिप जो है हमारे पास वो है रिगार्डिंग इंडस्ट्री और फिर डायरेक्ट सर्विसेज। तो इसमें आपके पास मिसाल आ जाती है इंडस्ट्री की। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास है स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है। अब स्पोर्ट्स की जो आपके पास इंडस्ट्री है वो अपनी गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। गुड्स में क्या आ जाता है? फुटबॉल्स हैं, बास्केटबॉल्स हैं, जितनी सारी इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं एटसेट्रा। मगर मुझे ये बताएं कि क्या इस तरह से आपने कभी देखा है कि कोई कंपनी जो है उसने बस अपनी बिल्डिंग खड़ी कर ली और खुद ब खुद वहाँ से चीज़ें निकलना शुरू होगी? नहीं। यू नीड टू हैव अ टेक्नीशियन, यू नीड टू हैव एन इंजीनियर, यू नीड टू हैव एम्प्लॉयज, यू नीड टू हैव अ मैनेजर, यू नीड टू हैव क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि आपको एक क्राफ्टमैन चाहिए, आपको एक बंदा चाहिए, आपको बंदे चाहिए कि जिनको एक स्किल आता हो जो कि उन सारी गुड्स को बनाए। राइट। तो वो जो जो जितने भी बंदे हैं वो क्या बेसिकली प्रोवाइड करें? वो अपनी डायरेक्ट सर्विस, अपनी जितनी भी डायरेक्ट सर्विसेज हैं बेसिकली वो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी गुड्स बन रही हैं। अगर डायरेक्ट सर्विसेज आप प्रोवाइड ना करें तो उसकी वजह से फिर आपकी इंडस्ट्री जो है वो क्रैश हो जाएगी, वो चलेगी ही नहीं। तो इंडस्ट्री और फिर डायरेक्ट सर्विसेज आपस में बहुत क्लोजली लिंक्ड है। और ये सारे जो भी हमने तीनों रिलेशनशिप पढ़े हैं ये सारे आपस में बहुत क्लोजली लिंक्ड है। यहाँ तक समझ आ गया? वेल इतना ही था आपका यूनिट वन। आपका इंटायर यूनिट वन खत्म हो गया। अब हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं और क्या क्या चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वेल हमने पहला पढ़ा कि व्हाट यू नीड टू, अच्छा हाँ, कि प्रोडक्शन क्या होती है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ आ गई हो। इसकी आवश्यक स्क्रीनशॉट खींच लें। ये आपकी 11 चीज़ें जो कि आपको आनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको पता है कि भाई प्रोडक्शन क्या है, यू आर एबल टू डिफाइन प्रोडक्शन, देन यहाँ पे बेशक टिक लगा दें। सेकंड जो चीज़ हमने पढ़ी वो है द 3 स्टेजेस ऑफ चेन प्रोडक्शन। तो चेन प्रोडक्शन की जो 3 स्टेजेस होते हैं उनको आपको पता होना चाहिए। वो कौन से होते हैं हमारे पास? रॉ मटेरियल से लेकर सेकंड मैन्युफैक्चरिंग और फिर कंस्ट्रक्टिंग से लेकर आपके सर्विसेज तक। तो ये 3 मेन स्टेजेस हैं। अगर ये आते हैं तो टिक लगा दें। द थर्ड जो आपने जो आपको चीज़ पता होनी चाहिए वो है द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको इंपॉर्टेंस भी ऊपर बताई थी। अगर नहीं याद आ रही तो बेशक वीडियो आप रिवाइंड कर लें या फिर ये नोट्स जो मैं फेसबुक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके जो मैं ग्रुप में डालूंगा वो वहाँ से चेक कर लें। तो ये आपको आना चाहिए। देन वी हैव व्हाट इज स्पेशलाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। उसकी कितनी टाइप्स होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसकी बेसिकली 5 टाइप्स होती हैं हमारे पास। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। और जिसने मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया, बेनिफिट्स टू मैनेजर्स एंड ड्रॉबैक्स टू मैनेजर्स, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स टू वर्कर्स, ये भी आप दोनों ये दोनों आपको आने चाहिए, मैनेजर्स एंड वर्कर्स। अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स, ये आपको आना चाहिए। और 2 टाइप्स क्या हैं ट्रेड की, ये आपको पता होना चाहिए। कंपोनेंट्स क्या हैं कॉमर्स के, हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। हमारे पास टोटल कितने कंपोनेंट्स थे? हमारे पास थे टोटल, मुझे याद ही नहीं आ रहा। वाओ, हमारे पास टोटल होते हैं 6 हमने पढ़े थे ना। 5 टाइप ऑफ होते हैं हमारे पास कॉमर्स के कंपोनेंट्स। वेरी गो। खैर ये तो मुझे भी भूल गया। वाओ। एनीवेज, अच्छा आपकी बुक में 4 लिखे हुए हैं तो इसमें आपने एक आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ना वो आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये उन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया आपके एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर। अच्छा जी, लास्ट जो आपको चीज़ आनी चाहिए वो है कि कॉमर्स, इंडस्ट्री और डायरेक्ट सर्विसेज के बीच में क्या इनका आपस में रिलेशनशिप है। तो अगर आपको ये भी आता है तो उसको ये आप टिक कर लें और आपका एंटायर यूनिट 1 खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं रिगार्डिंग कोई क्वेरीज हो गए, कोई क्वेश्चंस हो गए, कोई गाइडेंस हो गए। तो अभी मैं यहाँ पे वीडियो पॉज कर देता हूँ यूट्यूब वालों के लिए और यहाँ तक इनफ है। बाकी जो फेसबुक से जो स्टूडेंट ने जो जिन्होंने ज्वाइन किया उनकी क्वेरीज मैं अभी 5 मिनट के बाद आंसर करना शुरू करता हूँ। रिगार्डिंग ऑल द स्टूडेंट्स जो कि यूट्यूब से मुझे देख रहे हैं
वेल उनकी कोई भी क्वेरीज हो गई, कोई भी गाइडेंस हो गया, कोई उनकी सपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मेरे यहाँ पे नंबर हाजिर है। यू कैन कॉपी इट, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी एट एनी टाइम। और इसका आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप बेशक इस वीडियो को पूरा ना देखें, मगर आपको ये सारी चीज़ आनी चाहिए फॉर यूर यूनिट 1। ठीक है, कि बेशक आप खुद से पढ़ लें ये सारी चीज़ें, या फिर आप बेशक ChatGPT लगा लें, जो भी आप कुछ करें, मगर ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 1 के अंदर आनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपने सारे यूनिट्स को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू फॉलो, ताकि आपको जो भी हमारे पास नई वीडियो आएगी उसको आपको फ़ौरन पता चल जाए। हमारी जो प्रोग्रेस होगी वो इस तरह से होगी कि बेसिकली हर वीडियो के बाद पास्ट पेपर टॉपिकल्स, पास्ट पेपर करेंगे, उसके बाद अगला यूनिट, फिर टॉपिकल्स, फिर अगला यूनिट, और फिर जब हमारे पास ये सारा खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे पास जो बाकी जो दिन रह जाएंगे, आई थिंक सो अबाउट 3 to 4 डेज रह जाएंगे हमारे पास एक महीने को कंप्लीट होने तक। तो उसके अंदर हम प्योरली हमारी जो ईयरली पास्ट पेपर्स है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो गुड लक टू यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।